हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अंदर सेल एनवलप यानी कोशिका आवरण के बारे में बताऊंगा। सेल एनवलप, कोशिका आवरण। इसके अंदर आपने इससे पहले आपने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया था, वो था यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में पढ़ना है अभी। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, एक कोशिकीय, उसके अंदर पता चल रहा है एक कोशिकीय है, मतलब उसके अंदर ओनली वन सेल पाई जाती है। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वन सेल से मिलकर बना होगा, मतलब वन सेल के अंदर ही उसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट होएगी, उसके अंदर ही वो खाना मतलब सारा कुछ सारा जो करेगा। ठीक है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो ओनली वन सेल के अंदर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, मतलब सारी जो क्रियाएं हैं, रिप्रोडक्शन, जनन और डाइजेशन, सारा कुछ एक ही सेल में उसके माध्यम से होएगा। एक सेल पाई जाएगी। और मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक मतलब सभी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो मेनली प्रोकैरियोटिक्स ही होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं पर्टिकुलर काम को करने के लिए। उसके अंदर एक लेवल भी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है सेल्यूलर, उसके बाद सेल मिलकर बनाती है टिश्यू क्या होता है? ऊतक टिश्यू क्या होता है? समान कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सेम टाइप का काम करेंगे, सेम टाइप का कोई पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे और सेम टाइप की सेल से मिलकर बने होंगे, तो वो टिश्यू। उसके बाद टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कोई पर्टिकुलर काम, जैसे हार्ट जो होता है वो मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पंप करता है। जो ब्रेन है वो सोचने का मतलब माइंड वगैरह थिंकिंग का काम करता है, वो ऑर्गन तक रहता है। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, ये सारे क्या होते हैं? एक सिस्टम जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर लंग्स भी आएंगे, हार्ट्स भी आएंगे, कैपिलरीज भी आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब ये सारी चीज़ें मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगी। तब ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तब ये जो सिंपल होते हैं, जैसे हाइड्रा, उसके अंदर सेल्यूलर लेवल पाया जाता है। हाइड्रा या फिर स्पंज होते हैं, उनके अंदर सेल्यूलर लेवल पाया जाता है, उसके अंदर टिश्यू नहीं पाए जाते। फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जैसे मैमल्स के अंदर, एम्फीबिया के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। तब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा, फिर बहुत सारी जो सेल से मिलकर बने होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। यार
उसके बाद आता है सेल एनवलप, यानी कोशिका आवरण। सेल एनवलप, कोशिका आवरण। इसके अंदर आपको मेनली 3 स्तर पढ़ने हैं। पहला है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आपको पता ही है, मेनली बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर पाया जाता है, कुछ यूकैरियोट्स के अंदर भी पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंपोजिशन के अंदर डिफरेंट होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इनका डिफरेंट कंपोजिशन होता है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि ये 2 टाइप्स की पाई जाती है, स्लाइम लेयर, जो कि कुछ कवक यानी फंगस वगैरह में, और दूसरा ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है पॉलीसैकेराइड। और जब पॉलीसैकेराइड प्लस में पॉलीपेप्टाइड जो स्लाइम लेयर होती है वो सिर्फ पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। और जब पॉलीसैकेराइड के साथ पॉलीपेप्टाइड लेयर और जुड़ जाए, पॉलीपेप्टाइड लेयर, तो उसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल क्या होती है? ज़्यादा ड्यूरेबल होती है विद द कंपैरिजन ऑफ स्लाइम लेयर। तो ये तो हो गया फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स। फिर सेकंड आता है, सेकंड जो है आपका, ठीक है, सेल एनवलप, कोशिका आवरण। इसके अंदर जो सेकंड जो होता है वो होती है सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसके अंदर क्या होता है? जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग रिजिड आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, कुछ में मिडल में भी पाई जाती है, पर मेनली जो यूकैरियोट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल ही होती है, नॉन रिजिड आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर वो तो क्या था, वो तो बात हो गई थी ग्लाइकोकैलिक्स, वो तो कुछ एक्सेप्शनल यूकैरियोट्स में पाई जाती है, वरना ऑल प्लांट सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ ओनली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इंक्लूडेड होती है साथ में। नॉन रिजिड आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। रिजिड लेयर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट, सॉलिड पक्की कह सकते होती है। और ये इसका वही वर्क है, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। इसका मतलब उसके अंदर जो सेल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाए जाते हैं या फिर अदर भी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर अगर वाटर की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई या फिर वाटर का जो है संतुलन नहीं हुआ, मतलब उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, तब उसके अंदर क्या होती है, वो बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से उसको बचाती है। फिर फॉर द कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो उसको इतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो ये होगी सेल वॉल। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसके अंदर जो इसकी लेयर्स भी होती है, जो प्राइमरी लेयर होती है, प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर। प्राइमरी लेयर क्या करती है? इसकी ग्रोथ करती है, मेनली ग्रोथ, और इसके अंदर सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज दोनों में पाए जाते हैं, पर इसके अंदर सेल्यूलोज ज़्यादा होते हैं, हेमीसेल्यूलोज कम होते हैं।
ठीक है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। ग्रोथ का इसका मेनली वर्क है प्राइमरी लेयर का। सेकेंडरी लेयर क्या होती है, वो इनर साइड को बनाती है, इनर लेयर को बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी उत्पत्ति, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो और देख। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये एक सेल है, उसके अंदर मान लें गोल्जी बॉडी है, उसके अंदर ईआर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ के एक साथ मिलकर सेल वॉल बनाती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी प्रोटीन वगैरह ही पाना है, तब इसलिए वो एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, सेल वॉल। ठीक है, इसके अंदर इसकी कहानी क्या है कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के बाद जो इक्वेटर से क्या बनती है, कोशिका प्लेट बनती है, एक कोशिका प्लेट बनती है। अब उस कोशिका प्लेट से जो काफ़ी सारी जो टूटी हुई गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लाइसोसोम, वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं और इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैगमोप्लास्ट। वही फ्रैगमोप्लास्ट जो सेल वॉल है, सेल वॉल का फर्स्ट उत्पाद, मतलब सबसे पहला उत्पाद होता है, पहला उत्पाद या फिर कह सकते हैं फर्स्ट मटेरियल जो बनता है सेल वॉल का, वो फ्रैगमोप्लास्ट है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आती है सेल वॉल में, मिडल लैमिला, मिडल लैमिला। ये क्या होता है, तो मिडल लैमिला होता है, ये मेनली किसका बना होता है, ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टेट का बना होता है। जो मिडल लैमिला होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का वर्क करता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का वर्क करता है। जो मिडल लैमिला है वो मेनली किसका बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टेट, और ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन का भी वर्क करता है, इसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। वो होता क्या है, मिडल लैमिला होता है, उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टेट मिलता है, वो एक तरह से ग्लू मटेरियल होता है, ग्लू मटेरियल। और वो क्या करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो वो क्या करता है, नेबरिंग सेल्स जो होती है, नेबरिंग सेल्स, उनको क्या करके रखता है, चिपकाए रखता है, ग्लूड करके रखता है, उनको आपस में चिपकाए रखता है। कौन, मिडल लैमिला। और जो सेल वॉल है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र यानी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ, दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन रहे, तो उस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को ही क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये हो गई सेल वॉल। इसके वर्क्स देख लेंगे तब ये परमिएबल, ये टोटली मतलब फुली परमिएबल होती है, फुली परमेबल, मतलब चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट सारे हैं, मतलब कोई से भी अणु जो आते हैं इसके अंदर वो इसके अंदर से एंटर कर सकते हैं। ठीक है,
थर्ड, हाँ थर्ड, फिर सेकंड ही है, वो फर्स्ट थी। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर काफ़ी थ्योरीज दी गई कि मतलब ये कैसी होती है, किस टाइप की होती है, बट जो असल के अंदर 1950 के बाद, 1950s के बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद असली तरीके से जाना गया कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है। तब इसके अंदर क्या होता है, ये होती है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड या फिर लिपिड बाइलेयर, और उसके बाद में फिर से प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसके अंदर होता क्या है कि जो लिपिड जो होता है, लिपिड के 2 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं कुछ इस टाइप से, फिर उसकी लेयर, यहाँ पे प्रोटीन आ गए। ये है प्रोटीन बाइलेयर। और इसके अंदर ऐसे पाए जाते हैं, ये मान लो हो गया लिपिड, ये एक ऐसे। तब ये जो लिपिड होता है, इसके आगे वाला जो हेड होता है, इसे हम कहते हैं पोलर हेड, क्योंकि ये पोलर मटेरियल होते हैं। और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम हाइड्रोफोबिक टेल्स कहते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर जो होता है उसका विरोध करती है, मतलब वाटर के लिए ये इम्परमेबल होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वैसे तो वाटर को आने जाने देती है, बट मेनली इम्परमेबल होती है। हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। अब जो प्रोटीन जो होते हैं वो भी इसके अंदर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है, मान लो कि मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, और एक ऊपर लेयर के ऊपर पाए जाते हैं। तब ये वाले जो प्रोटीन होते हैं ये होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। और जो अंदर धसे हुए होते हैं, अंदर ब्यूरिड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन आर पेरिफेरल प्रोटीन आर लाई ऑन द surface और प्रोटीगल प्रोटीन totally buried in the membrane. ओके, टोटली buried in the membrane. ओके, इसके बाद में इसके जो फिर एक जो आपका एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है वो है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का। उसके अंदर क्या होता है, 50% जो होता है, 50% पार्ट वो बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का, और जो 42% पार्ट है, ठीक है, 52% पार्ट और 40% पार्ट बना होता है लिपिड का, ठीक है। बाकी अदर उसके अंदर जैसे कि ये होती है, मान लो सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये वाले प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा बाइलेयर होती है, उसके अंदर ये वाले प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ये वाले तो पाए जाएंगे। जगह जगह इंटीग्रल प्रोटीन भी पाए जाते हैं। सही है।
इसके अलावा इसके अंदर जगह जगह, जैसे कि मान लो आगे भी लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर जगह जगह कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे छोटी सी जगह है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह, कुछ जगह इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन। इसके अलावा ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, और पेरिफेरल प्रोटीन के जो सरफेस के ऊपर शुगर भी पाया जाता है। जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन, इसकी लेयर के ऊपर शुगर पाए जाते हैं। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और ये हो गया शुगर, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर इसकी थ्योरी को समझाने के लिए, इस लेयर को समझाने के लिए, इसके कंपोजिशन को समझाने के लिए मॉडल दिए गए, डिफरेंट मॉडल दिए गए। सबसे पहला जो मॉडल दिया था वो दिया था सैंडविच मॉडल। उसके बारे में पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देते हैं। सैंडविच मॉडल जो दिया था डेनियल और डॉब्सन ने, डेनियल और डॉब्सन। सेकंड दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एकल कला मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो दिया था अपने J.D. रॉबर्टसन ने, रॉबर्टसन। उसके बाद में जो लास्ट और सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल जो मॉडल है वो दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो दिया था एस जोनाथर सिंगर और निकोलसन। यही पढ़ना हमें, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एस जोनाथन सिंगर और निकोलसन ने कब दिया था, 1972 में। ओके, ठीक है, 1972 के अंदर इन्होंने ये मॉडल दिया था। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। FLUID मोज़ेक मॉडल, वो जो भी डायग्राम बनाया था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही था। इसके अलावा वो ये प्रोटीन बाइलेयर, फिर बाइलेयर जो फॉस्फोलिपिड है, और फिर से प्रोटीन। जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की मेनली बनी होती है लिपिड, लिपिड के अंदर कौन सा, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो ये बाइलेयर होती है, ठीक है। प्रोटीन ऐसे होता है, प्रोटीन प्लस उसके बाद में लिपिड बाइलेयर, उसके बाद में फिर से प्रोटीन। उसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन पीरियड होते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार क्या होता है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो मतलब कैरियर प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो टुवार्ड्स बैकवर्ड्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब मोशन करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आएगा क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अनुसार जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो पूरी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, उसके अंदर हाफ तो सॉलिड होता है, हाफ लिक्विड होता है, मतलब जेली टाइप होती है वो। तो क्वासी फ्लूइड नेचर होती है, लिक्विड के भी गुण होते हैं, सॉलिड के भी गुण होते हैं। उसके हिसाब से जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, किसके, और वो मूवमेंट किस पर डिपेंड करती है, उसकी फ्लूइडिटी पर। फ्लूइडिटी मतलब कितना फ्लूइड पाया जाता है, ज़्यादा होगा ज़्यादा मूवमेंट होएगी, कम होएगा कम मूवमेंट होएगी, वो मोशन शो करते हैं। इसके अलावा एक बात और, वह क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं। ओके, इसके अंदर क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, सेमी सॉलिड। अब ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है मतलब इसके अंदर लिक्विड या फिर फ्लूइड पाया जाता है।
वो क्या हेल्प करता है सेल ग्रोथ के अंदर, सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल ग्रोथ। इसके अलावा वो जो भी डिवीज़न और भी वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि अदर डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो होती है ये सेमी परमेबल होती है, ओके। सेल डिवीज़न और अदर फंक्शंस के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है फ्लूइडिटी, ओके। इसके अलावा इसके वर्क्स देख लेंगे। फंक्शन है इसके, फंक्शन देखिए। फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये सेमी परमेबल, और सेलेक्टिवली परमेबल होती है। एक बात, सिलेक्टिवली या सेमी परमेबल होती है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये मतलब बिना कोई एनर्जी के, मतलब बिना कोई ऊर्जा खर्च किए, जैसे कि कुछ न्यूट्रल सॉलिड्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स, उदासीन विलायक हो गए, उनके लिए क्या होता है कि ये क्या नहीं करते हैं, न्यूट्रल सॉलिड्स के लिए ये क्या नहीं करते, एनर्जी नहीं लेते, मतलब इनको ये ट्रांसपोर्ट, मतलब इसके इनसाइड और आउटसाइड, मतलब इसको आ जाने देते हैं, परमेबल है उनके लिए, न्यूट्रल सॉलिड्स के लिए। बट कुछ के लिए नहीं भी है परमेबल, जैसे तब जिनके लिए परमेबल है उसके लिए डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न कह सकते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, या फिर इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हो गया फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल ही लिखेंगे मेनली, वही है, एटम तो नहीं होते, कोई भी मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर ही वो मूवमेंट करेगा, मतलब टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब साधारण विसरण। इसके अंदर क्या होता है कि वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार कोई भी मॉलिक्यूल गति करता है, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गति करेगा। मान लो एक जार है, उस जार के अंदर एक किशमिश है और पानी भर दिया। अब क्या होएगा, जो वाटर जो होएगा वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार गति करेगा। कैसे करेगा, किशमिश है काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स्ड होती है, सिकुड़ी हुई होती है, बट जैसे इसके अंदर पानी जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर पानी कम है, तो लो कंसंट्रेशन की ओर गति करेगा और फिर ये किशमिश फूल जाएगी, ठीक है। ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, पहली चीज़। दूसरा हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है वाटर का उसकी हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर, वाटर का हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर गति करना, मतलब मूवमेंट करना। किससे, सेमी परमेबल झिल्ली द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
जैसे कि ये एक कांच का बार है, इसके अंदर यहाँ पे सेमी परमेबल झिल्ली है, यहाँ पे मान लो शुगर मॉलिक्यूल डाल दिए और यहाँ पे डाल दिया वाटर। तब जो वाटर है वो तो इधर वाली साइड जा सकता है, पर शुगर वाले जो सॉल्यूट्स है वो इधर वाली साइड नहीं आ सकते, क्योंकि वो इसके लिए परमेबल नहीं है। इसलिए सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके परमेबल करती है। इसलिए तो वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, पर इसको एक स्पेशल नाम देंगे ऑस्मोसिस। वाटर का हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसे सिंपल डिफ्यूज़न तो कह भी सकते हैं, बट एक स्पेशल नेम जो ओनली इसी के लिए है वो ऑस्मोसिस है। इसके बाद जो लास्ट आता है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट, कोई भी मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करता है उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एनर्जी लगा के एटीपी का यूज़ करके। एक बात की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसकी क्या करेगा, अपोजिट मतलब फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। और दूसरी चीज़ यूज़ एटीपी मीन टू से एनर्जी, और इसके लिए क्या होती है, ऊर्जा खर्च या फिर एटीपी का यूज़ होता है। और एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो न्यूरल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इम्पल्स का जब संचरण होता है तब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, उस आवेग का संचरण करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी का यूज़ करके वो काम होता है। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। ओके, सिंपल सा टॉपिक था, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जो सेल एनवेलप है, वो कंप्लीट हो चुका है। सेल एनवेलप आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य, जिसके बारे में आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के बारे में बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।